औरंगजेब ने उनको दरबार से निकाल दिया, फिर भी उनको निकलना पड़ा। तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर उनको लेकर के आए और तब तक इन लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका था। अच्छा, ये मिस्र से ये लोग मोहम्मदन बन गए थे? जी, मुरव्वत खां से संगीत सीखने वालों में बिस्मिल्लाह खां साहब, नौशाद साहब, अच्छा, वाह। अनूप जलोटा के फादर पुरुषोत्तम जलोटा। जी जी। नहीं तो सर, एक मिनट पूछना चाह रही, तानसेन के वंशज थे उस्ताद मुरव्वत खान? जी जी। तो इन्होंने मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, अकबर के जमाने में ही जब उन्होंने दीन इलाही शुरू किया तो तभी तन्नू मिश्र जी ने दीन इलाही स्वीकार कर लिया। 1951 में वो सबसे पहला रिकॉर्ड जो इंडिया में बनाया गया वो उस्ताद मुरव्वत खां का ही बनाया। अब उनका परिवार तो बड़ी विपन्न स्थितियों में रह रहा है। मुरव्वत खां साहब ने अपनी हारमोनियम पर सितार बजा के दिखाया। हरि सिंह के पास राजा चंद्रचूड़ सिंह जी को उन्होंने निमंत्रित किया था और तब हमारे बाबा गए थे वहाँ, उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन गया। तो राजा कर्ण सिंह जी तो हैं, वो तो इस तरह की चीजों में काफी रहते भी हैं। चलिए, हमारे फादर में बहुत अच्छे रिलेशन थे। कई फंक्शंस में भी उनको पापा ने इनवाइट किया तो उसमें भी आए वो। क्या आप जानते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन, जिनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, उनके वंशज आज किस हाल में हैं? तानसेन जो एक हिंदू ब्राह्मण थे, क्या वास्तव में उनका घराना मुस्लिम बन गया? अगर हाँ, तो आखिर क्यों और कैसे? इन सवालों पर सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा भी होती है और कई तरह के विवाद भी खड़े होते रहते हैं। आज हम आपको न सिर्फ तानसेन के वंशजों से मिलवाएंगे, बल्कि उस रियासत चंदापुर जहां तानसेन घराने को संरक्षण मिला, वहां के छोटे राजा हर्षेंद्र सिंह जी से भी मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज का संवाद आपको इतिहास और आज के बीच की वो कड़ी दिखाएगा जो शायद आपने पहले कभी न देखी हो। चलिए आमंत्रित करते हैं चंदापुर के छोटे राजा हर्षेंद्र सिंह जी को। नमस्ते सर, चुभन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी प्रणाम। जी सर, हम आज का संवाद आरंभ करें। जिन तानसेन को संगीत सम्राट की उपाधि मिली, और अगर देखा जाए तो संगीत और तानसेन एक दूसरे के पर्याय बन गए, उन्हीं तानसेन घराने के वंशजों के बारे में हम आपसे आज जानना चाहेंगे। हमें रायबरेली और चंदापुर रियासत से तानसेन घराने के वंशजों का क्या संबंध था? आप सर इस विषय पर कुछ जानकारी दें। बहुत सारी चीजें हैं रायबरेली को लेकर के। जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जैसे आप एक चीज ये समझिए कि स्वामी हरिदास भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक थे। जी बिल्कुल। उनके दो शिष्य थे, तन्नू मिश्र और बैजू। तन्नू मिश्र जब पारंगत हो गए तो उन्होंने अकबर का दरबार ज्वाइन कर लिया और वहाँ उन्हें तानसेन हाँ। लंबे समय तक, औरंगजेब के पहले तक वो तानसेन का घराना मुगलिया सल्तनत के ही साथ जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने औरंगजेब ने उनको दरबार से निकाल दिया। तब एक पीढ़ी के लिए महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में उनको संरक्षण दिया, उस परिवार को, और उसके बाद फिर उनके दरबार से भी उनको निकलना पड़ा। तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर उनको लेकर के आए और तब तक इन लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका था। ये मिस्र से जो है ये मोहम्मदन बन गए। और उस कौन सर, ये तानसेन के परिवार था? अच्छा, ये मिस्र से ये लोग मोहम्मदन बन गए थे? जी जी जी। अच्छा। तो उस दौर में जब हमारे यहाँ पर आए तो उस दौर में एक उस्ताद जो थे वो उस्ताद मुरव्वत खां थे तानसेन के वंशजों में। तो जब ये आए यहाँ पर हमारे यहाँ 39 में, तो उस दौर के ये बड़े संगीतकार माने जाते थे। और हमारा जो गांव है चंदापुर, वहाँ पर उस्ताद मुरव्वत खां से संगीत सीखने वालों में बिस्मिल्लाह खां साहब, नौशाद साहब, अच्छा, वाह। अनूप जलोटा के फादर पुरुषोत्तम जलोटा, जी जी। लियाकत अली खां साहब जो बाद में सितार सम्राट कहलाए। ये इस तरह की तमाम मानिंद हस्तियां जो थी, उन्होंने उस्ताद मुरव्वत खां से संगीत सीखा। नहीं तो सर, एक मिनट पूछना चाह रही, तानसेन के वंशज थे उस्ताद मुरव्वत खान? जी जी। तो इन्होंने मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, अकबर के जमाने में ही जब उन्होंने दीन इलाही शुरू किया तो तभी तन्नू मिश्र जी ने दीन इलाही स्वीकार कर लिया था। अच्छा। 1951 में यहाँ पर लंदन से HMV कंपनी आई। उस समय वो रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में हुआ करती थी। बिल्कुल। 1951 में वो सबसे पहला रिकॉर्ड जो इंडिया में बनाया गया वो उस्ताद मुरव्वत खां का ही बनाया। कई बार इन सब चीजों का जो उत्तर प्रदेश सरकार एक मैगजीन प्रकाशित करती है, उत्तर प्रदेश संदेश, उसमें कई अंकों में मुरव्वत खां के बारे में
तो मुरव्वत खान जो है वो आप ही की रियासत में रहे जब तक रहे? जी 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 जी। और अब क्या है कि अब उनका परिवार तो बड़ी विपन्न स्थितियों में रह रहा है। गुलाम मुस्तफा खान साहब थे, बॉम्बे में रहा करते थे। और उनको पद्म विभूषण भी मिला था। जब तक वो जीवित रहे वो इस परिवार का थोड़ा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी खराब स्थितियों में है। हमारे यहाँ के एक डिप्टी कमिश्नर थे अंग्रेजों के जमाने में, सर ग्राहम बेली, तो वो उत्तर प्रदेश के वायसराय भी बाद में हुए थे अवध के। तो उन्होंने एक मकान उन लोगों को दिया था उस्ताद के परिवार को। अब वो खंडहर में तब्दील हो गया, उसी में वो लोग रहते हैं। तो सरकार की तरफ से उनको कोई मतलब कुछ स्कॉलरशिप टाइप या कोई चीज नहीं मिली? हमको तो लगता है कि अब वर्तमान पीढ़ी तो उन लोगों को जान ही नहीं रही। एक बात और आपसे मैं आज जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि तानसेन घराने के लोगों को आपके परदादा जी चंदापुर लाए, तो क्या इसके बारे में कहीं किसी साहित्यकार या इतिहासकार ने भी कुछ उल्लेख किया है? हम आपको तमाम किताबें भी देंगे, जैसे अमृतलाल नागर जी देश के बड़े साहित्य, उन्होंने बड़ी रायबरेली में रिसर्च किए हैं और उन्होंने तानसेन के परिवार के बारे में लिखा। एक पंडित मदन मोहन मिश्रा थे, उनके बड़े रिसर्च है यहाँ पर। उन्होंने पूरा जनपद बिखरा इतिहास नाम से किताब लिखी थी, उसमें बहुत सारे डिटेल्स इन लोगों के लिए दिए गए हैं। तानसेन के इस परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार एक मैगजीन हर साल प्रकाशित करती है, उत्तर प्रदेश संदेश के नाम से। जी जी। उसमें भी कई बड़े बड़े लेख इनके परिवार पर निकले हैं। जी, आपने बताया सर कि 1939 में उस्ताद मुरव्वत खान साहब, जो कि उस जमाने में काफी बड़े संगीतकार माने जाते थे, वे आपकी रियासत चंदापुर आए और वहाँ काफी समय रहे। तो हमें कुछ उनके बारे में रोचक प्रसंग हो तो अवश्य बताएं। अब आप ये देखिए कि पंडित रविशंकर जो सितार के, इनके गुरु थे उस्ताद लियाकत हुसैन, और लियाकत साहब भी जॉर्ज श्रेष्ठ के दरबार में बुलाए गए। अच्छा। राजाभिषेक में खान साहब भी गए। अच्छा। तो इन लोगों का जब कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर, तो कार्यक्रम के पहले पहले क्या होता था कि जो क्लासिकल म्यूजिक के लोग होते थे अपने साज को बहुत देर तक सेट करते थे, तो वो अपने सितार को मिला रहे थे जी, और काफी टाइम हो गया। तो मुरव्वत खान साहब ने कहा कि हो गया उस्ताद शुरू की। तो लियाकत साहब ने ये कह दिया कि उस्ताद ये हारमोनियम नहीं। अब इस बात से मुरव्वत साहब हाथ हो गए जी, और वहाँ से जब प्रोग्राम दे करके आए तो वो लखनऊ रुक गए। तो वहाँ चौक में एक पुरानी सराय थी, सराय काले खां, वहाँ पर वो रुक गए जाकर के, और वो 5 महीने तक उससे निकले ही नहीं। और फिर जब निकले तो वायसराय के यहाँ गए, और उस समय वायसराय थे सर ग्राहम बेली। तो गवर्नर हाउस में उनके पास मिलने गए और उनसे उन्होंने कहा कि साहब एक म्यूजिकल कंसर्ट कराइए आप, और उसमें हमको भी बुलाइए और लियाकत साहब को भी बुलाइए। तो मुरव्वत खान साहब के कहने से ये कार्यक्रम कराया ग्राहम बेली साहब ने। हाँ। और जब वो दोनों लोग वहाँ पर आए तो उस दिन मुरव्वत खान साहब ने अपनी हारमोनियम पर सितार बजा के दिखाया। अरे वाह, हारमोनियम पर कमेंट का जवाब दिया हूँ। और इसको उत्तर प्रदेश संदेश ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार की वार्षिक मैगजीन है, उसमें छापा भी है 2 बार इसको। अच्छा वाह। हाँ। कि वो जो उस्ताद मुरव्वत खान साहब थे, उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष आपकी रियासत चंदापुर में बिताए, है ना। तो वो जो HMV वाले आए थे और यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई होगी उस जमाने में, जब लाइट वगैरह भी नहीं मेरे ख्याल से रहती होगी यहाँ पर। तो कैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग, उनका रिकॉर्ड बना, मतलब HMV का पहला रिकॉर्ड है भारत देश का, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दौर में भी लाइट तो बिजली के खंभे तो नहीं करे थे, लेकिन हमारे यहाँ चंदापुर में तब जनरेटर से लाइट थी, तो वो केवल रात इस्तेमाल होती थी जी, जनरेटर चलाया जाता था। ये तो मतलब शायद मुझे लगता है अवध प्रांत की ज्यादातर सब रियासतों में कलाकारों को काफी प्रश्रय मिला, और आप लोगों की भी ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है चंदापुर की। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ये चीज आगे आ नहीं पा रही है। न तो जिनसे नौशाद ने और इतने बड़े बड़े कलाकारों ने सीखा, वो जहाँ के थे और उनका इतना नाम था, उन चीजों को किसी ने किया नहीं। और आपने बताया था वो जो मुरव्वत खान थे, उनके पुत्र जुग्गन खां और मोहम्मद साहब वगैरह को, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ कर ही नहीं सके जब संरक्षण नहीं मिला। तो वो आजादी के बाद से तो परिस्थितियां बदली, रियासतें कमजोर हो गई। अच्छा, उस दौर में भी कुछ ऐसी स्थिति थी कि बीच में एक दौर ऐसा आया कि बहुत सारे लोग अपनी लड़कियों को म्यूजिक से धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। और उसी तरह से अब म्यूजिशियंस भी खत्म होते जा रहे हैं शहरों में।
जी जी। बहुत बड़े बड़े जो नाम है वही बचे हुए हैं। खासकर क्लासिकल को एक दौर में कथक नृत्य का और शास्त्रीय संगीत का। अभी भी साउथ में, शायद दक्षिण भारत में तो अभी भी, पर अपने यहाँ हाँ। देखिए काफी कम हो गया ये सब। फिर से तो एक दौर आया है। मुरव्वत खां के बाद की पीढ़ी बस एक ही विकल्प बचा था कि वो प्राइवेट ट्यूशन करें और उसी से सर्वाइवल करें। उस दौर में इतना पैसा भी नहीं मिलता। तो ये जो HMV वाले आए होंगे भैया, इन्होंने कोई इनको बहुत पैसे थोड़ी ना दिए होंगे, और उससे उनका कितना नाम, मतलब उस रिकॉर्ड को बेच के उन लोग के कितने नाम हुए होंगे। तो ये रॉयल्टी वगैरह तो जैसा कि उन्होंने कोई रॉयल्टी इनके परिवार को नहीं मिली थी जी। बस उन्होंने एक अपनी कंपनी का इनॉग्रेशन फंक्शन किया था और उसमें इन्हीं को मुरव्वत खां साहब को चीफ गेस्ट बनाया उन्होंने। अच्छा। और उसी दौरान उनसे ये आग्रह किया गया कि हम आपका पहला रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, आपके ऊपर है इस चीज के ऊपर, तो आप अपनी 12 बंदिशें जो आप जिनको बेहतर समझते हो उनको गा दीजिए। तो वही 12 बंदिशों से उनका पहला रिकॉर्ड बन गया। कितनी बड़ी बात है, ये तो एक तरह से धरोहर थी और रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी, आज तक इन लोगों को मिलती। अब इस जनरेशन की रईस वगैरह है, इन लोगों को क्या कुछ भी नहीं, ये लोग सब अब ऐसे ही अपना जीवन चलाने के लिए मजबूर है। और सर, आपने मुझे एक बार बताया था कि उस्ताद मुरव्वत खां साहब कश्मीर भी गए थे और महाराजा हरि सिंह जी ने शायद उनको और आपके बाबा चंद्रचूड़ सिंह जी को भी आमंत्रित किया था। तो कश्मीर के साथ आपकी रियासत चंदापुर के कैसे संबंध थे, कुछ उस बारे में हमें बताएं, क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्षों तक राजा कर्ण सिंह जी आपके यहाँ चंदापुर आते थे, ये तो मैं जानती हूँ। हरि सिंह के पास राजा चंद्रचूड़ सिंह जी को उन्होंने निमंत्रित किया था और तब हमारे बाबा गए थे वहाँ, उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन गया था। उसकी एक किताब भी कश्मीर का सफरनामा, लेकिन वो उर्दू में है। आपके पास वो किताब? हमारे जानने वालों के पास है। बताइए। हाँ, उसका तर्जुमा हम करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल कराइए भैया उसका तर्जुमा। राजा हरि सिंह ने हमारे बाबा को एक राइटिंग टेबल गिफ्ट किया था। अच्छा। फोल्डिंग, और वो उसको फोल्ड दिया जाता था तो वैसे कलमेरा की शेप में रहती थी, खोल दिया जाता था तो राइटिंग टेबल हो जाती। जी जी। वो भी अभी भी है हमारे यहाँ। वो ऊंट गाड़ी से लग के आई थी श्रीनगर से। हरि सिंह जी ने, राजा हरि सिंह जी ने दिया था। बताइए। तो राजा कर्ण सिंह जी तो है, वो तो इस तरह की चीजों में काफी रहते भी हैं, पता चले। और हमारे फादर में बहुत अच्छे रिलेशन थे और जब तक हमारे फादर 2000 तक रहे तब तक डॉक्टर साहब का हमारे यहाँ आना जाना भी बना हुआ था। नहीं, हाँ, अब तो थोड़ा स्वस्थ रहते हैं वो। फादर उनसे उम्र में कम थे। अच्छा। लेकिन उनका महाराज अक्सर साल में एक आध बार इलाहाबाद आते थे त्रिवेणी स्नान करने के लिए, तो वो आते थे। पर हमारे कई फंक्शंस में भी उनको पापा ने इनवाइट किया तो उसमें भी आए वो। जी जी। और आपने सर हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मात्र हमने एक रूपरेखा तैयार की है, इस बात को हमें और भी आगे ले जाना होगा। और आपने सर एक बार मेरे से बात करते हुए कहा था कि संगीत को व्यापकता तब मिली जब रियासतों से इसे संरक्षण मिला। तो सर, इस विषय में हम हमारी अवध प्रांत की रियासतों के योगदान को कभी भी भुला नहीं सकते, पर विडंबना ये भी है कि आज बहुत कुछ भुलाया जा चुका है। आप जैसे चंद लोग शायद इसे समेटने में लगे हुए हैं। और हर्षेंद्र सर, आपने ही मेरा परिचय तानसेन घराने के वंशजों से करवाया, तो बहुत जल्द हम इस घराने की 7वीं और 8वीं पीढ़ी के वंशजों से मिलने रायबरेली आ रहे हैं। खलीक अहमद साहब, ईसा खान जी, नबी अहमद जी और रईस खान जी हमारे साथ होंगे। इस संवाद में लोकप्रिय और वरिष्ठ साहित्यकार शाबिस्ता ब्रिजेश जी भी हमारे साथ होंगी।